हेलो दोस्तों, परमीत क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पैमाने के प्रतिफल क्या है। पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं और वहां पर मैंने इसके बारे में अच्छे से समझाया था। लेकिन यहाँ पर क्या, मैं आपको एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, बस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल वह स्थिति है जिसमें सभी साधनों को जब एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। यहां पर हम ले लेते श्रम और भूमि में परसेंटेज वृद्धि, और यहां पर ले लेते टीपी में प्रतिशत वृद्धि, कुल उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि। यहां पर श्रम और भूमि में प्रतिशत वृद्धि ले लेते 10%, तो इसके मुकाबले क्या है, यहां पर ज्यादा ले लेते 15%। तो जब श्रम तथा भूमि में 10% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में क्या है, उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है 15%। उसके बाद एक और लेते हैं, जब श्रम तथा भूमि में मान लीजिए 15% की वृद्धि होती है तो इसके मुकाबले क्या है, टीपी में ज्यादा वृद्धि को लेना 25% ले लेते हैं। जब श्रम तथा भूमि में 10% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में क्या है, इससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है 15%। और जब श्रम तथा भूमि में 15% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में क्या है, इससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है 25%। तो अब आप यहां पर परसेंटेज में कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक तरफ ली थी मैंने आपको बताया था पैमाने के प्रतिफल क्या, दीर्घकाल से संबंधित। दीर्घकाल में क्या है, श्रम भी परिवर्तनशील और भूमि भी क्या है, परिवर्तनशील। तो दोनों कारक क्या परिवर्तनशील होते हैं। वहां पर एक तरफ मैंने 1 2 3 4 2 4 8 10 इस प्रकार से यहां पर मैंने ली थी श्रम की इकाइयां, यहां पर भूमि की इकाइयां। तो यहां पर मैंने आपको परसेंटेज वृद्धि निकाल कर दिखाई थी। उसके बाद क्या, पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत टीपी बढ़ता है, तो यहां पर मैंने टीपी लिया था इस प्रकार से 10 30 60, और यहां पर परसेंटेज वृद्धि निकाल कर दिखाई थी टीपी की। तो जो ये परसेंटेज वृद्धि थी इसके मुकाबले यहां पर क्या है, ज्यादा वृद्धि होती थी। और जब यहां पर दूसरी इकाई तक मैंने आपको बताया था बढ़ते प्रतिफल, यहां तक बताया था मैंने आपको समान प्रतिफल, और इसके नीचे बताया था मैंने पैमाने के घटते प्रतिफल। तो अगर आप परसेंटेज में कंफ्यूज हो तो मेरी पीछे वाली वीडियो देख सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से परसेंटेज निकाल कर पैमाने के बढ़ते, समान और घटते प्रतिफल के बारे में बताया है। लेकिन यहां पर मैं आपको सीधा परसेंटेज के द्वारा ही पैमाने के बढ़ते प्रतिफल समझाऊंगा। तो अब इसको देखते हैं चित्र द्वारा। OXY यहां पर लेनी है हमें उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि, तो टीपी में प्रतिशत वृद्धि। और यहां पर लेनी है हमें श्रम और भूमि में प्रतिशत वृद्धि, 5 10 15 20 25। यहां पर 5 10 15 20 और 25। क्यों, जब श्रम तथा भूमि में 10% वृद्धि होती है तो उत्पादन में क्या है, 15% वृद्धि होती है, इससे ज्यादा। जब श्रम तथा भूमि में 15% वृद्धि होती है, क्या श्रम तथा भूमि में 15% वृद्धि, जब श्रम तथा भूमि में 15% वृद्धि होती है उत्पादन में क्या 25% वृद्धि होती है। इसके मुकाबले क्या है, ज्यादा वृद्धि होती है। तो OX अक्ष पर हमने क्या है, श्रम तथा भूमि में प्रतिशत वृद्धि को लेना। OY अक्ष पर में टीपी कुल उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि को लेना है। जब श्रम तथा भूमि में 10% वृद्धि होती है तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है, 15%। तो इसके मुकाबले क्या है, ज्यादा। तो इसे क्या कहेंगे, बढ़ते प्रतिफल।
और परसेंटेज मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में अच्छे से निकालने का जो तरीका मैंने आपको बताया था, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण। तो लागू होने के कारण क्या है? तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पैमाने की बचत के कारण लागू होते। पैमाने की बचत बोल सकते हो या फिर किफायतें। किफायतों को क्या कहते हैं? बचत। तो पैमाने की किफायतें या पैमाने की बचत वे बचते हैं या फिर तब प्राप्त होती है जब फर्म अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाना चाहती है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? या तो प्रति इकाई लागत कम हो जाती है या फिर साधनों का प्रति इकाई उत्पादन बढ़ जाता है। साधनों का क्या है? प्रति इकाई उत्पादन बढ़ जाता है। पैमाने की बचते वे बचते हैं जब फर्म अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है, तो उसके फलस्वरूप या तो प्रति इकाई लागत कम हो जाती है या फिर साधनों का प्रति इकाई उत्पादन बढ़ जाता है। तो पैमाने की बचत या पैमाने की किफायत दो प्रकार की है। आंतरिक किफायतें और दूसरी है बाहरी किफायतें। तो सबसे पहले मैं आपको आंतरिक किफायतों के बारे में बताता हूं कि आंतरिक किफायतें क्या है। आंतरिक किफायतें या आंतरिक बचत वे बचते हैं जब फर्म अपना आकार या फिर अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाना चाहती है। आंतरिक बचत वे बचते हैं जो एक व्यवसायिक फर्म को तब प्राप्त होती है जब वह अपना आकार या उत्पादन का पैमाना बढ़ाना चाहती है, छोटे से अपना बड़ा आकार करना चाहती है। तो ऐसे में क्या होता है? प्रत्येक फर्म के पास कुछ योग्य कुशल प्रबंधक और क्या होते हैं? उद्यमी होते हैं। उद्यमी कौन होता है? जो नई तकनीक और व्यवसाय की खोज करता है। तो इनके पास कुछ काम करने के अलग तौर तरीके होते हैं। क्या होते हैं? अलग तौर तरीके। और इन्हें क्या है? गुप्त रखा जाता, किसी दूसरी फर्म को नहीं बताया जाता। तो इनका लाभ क्या है? केवल इसी फर्म को प्राप्त होगा जो उत्पादन अपना बढ़ाना चाहती है। आप टीवी देखते हो, टीवी में क्या कंपनी से संबंधित मूवी होती है, बहुत सारी मूवी है जो कंपनी से संबंधित। तो कंपनी अपनी क्या है? मीटिंग करती है और मीटिंग में क्या है? सभी कर्मचारी इकट्ठे होते हैं और वहां पर क्या है? जो कंपनी के सीक्रेट होते हैं, जो गुप्त तौर तरीके होते हैं काम करने के, तो कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनको बताया जाता है कि इन तौर तरीकों को किसी दूसरी कंपनी को न बताया जाए। तो इसका लाभ केवल उसी कंपनी को प्राप्त होता है जिसके पास ये गुप्त तौर तरीके होते हैं। और जो दूसरी कंपनी होती है जो बढ़ोतरी नहीं करती, आप फिल्म में देखते हो बहुत सारी कंपनी है जो बढ़ोतरी नहीं करती, वो इसके तौर तरीके को अपनाना चाहती है, किसी भी कीमत पर खरीदना चाहती है। लेकिन ये क्या कंपनी अपने तौर तरीकों को नहीं बेचती और अपने तौर तरीकों का लाभ केवल स्वयं प्राप्त करती है। तो जो आंतरिक बचत है केवल उसी फर्म को प्राप्त होती है जो अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है, किसी दूसरी फर्म को प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद लेते हैं आंतरिक किफायतें। तो आंतरिक किफायतें कई प्रकार की हैं। जैसे नंबर 1, तकनीकी बचत या फिर तकनीकी किफायत भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा। तो तकनीकी बचत, तो तकनीकी बचतों के कारण भी आंतरिक किफायतें प्राप्त होती हैं। कैसे? जैसे कुशल व योग्य प्रबंधक, जो कुशल व योग्य प्रबंधक होते हैं उनके वैज्ञानिक तरीके के कारण या फिर आधुनिक मशीन, जो आधुनिक बड़ी बड़ी नई मशीन है, उनके प्रयोग में वृद्धि करके तकनीकी बचत प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे में क्या होता है? जो ये बड़ी मशीनें होती हैं इनका अच्छा प्रयोग केवल बड़ी फर्म कर सकती, छोटी फर्म इनका अच्छा प्रयोग नहीं कर सकती। तो इसका लाभ केवल बड़ी फर्मों को प्राप्त होता है, छोटी फर्मों को ये बचत प्राप्त नहीं होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए
दो छती बस की बात करते हैं। दो छती बस, अगर दो छती बस बनानी है, एक बस है, इस पे क्या 4 टायर लगे होते हैं। अगर इसको 2 छती बनाना तो 4 टायर भी रहेंगे, सेम इंजन रहेगा और इसको क्या 2 छती बना दिया जाएगा। इसमें क्या ना तो श्रमिकों की ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता, श्रमिक तो इसमें इतने ही लगाने पड़ेंगे जो 1 छती बस के लिए थे, और न ही कच्चा माल दुगना करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है, यह तकनीकी ज्ञान के कारण संभव हो पाया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, कपड़े की मिल होती है। कपड़े की मिल में क्या है, खराब रुई की गांठ होती है। क्या होती है, रुई की गांठें होती हैं, और उनसे क्या है, कागज बनाया जाता है। तो यह केवल तकनीकी के कारण ही संभव है कि इन खराब चीजों का प्रयोग कागज के रूप में किया जाता है। तो एक तकनीकी यानी कि बड़ी फर्म को इन बातों की जानकारी होती है, और वह क्या है, खराब गांठों से कागज बना सकती है। एक और उदाहरण लेते हैं, चीनी का उदाहरण देता हूं आपको। चीनी के जो कारखाने होते हैं, चीनी के कारखाने, उसके सिरों से क्या है, पावर अल्कोहल निकलता है। पावर अल्कोहल, और उसको क्या है, जो चीनी के कारखाने होते हैं उसके सिरों से पावर अल्कोहल निकलता। तो ये भी क्या तकनीकी के कारण ही संभव होता है। ये क्या है, ये भी व्यर्थ पदार्थ है, और ये जो अल्कोहल निकलता है ये भी व्यर्थ पदार्थ है। लेकिन क्या है, इनका कुशल प्रयोग करके इनको बचत के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद लेते हैं नंबर 2, प्रबंधकीय बचतियां, प्रबंधकीय किफायत, प्रबंधकीय बचत या प्रबंधकीय किफायत। तो प्रबंधकीय बचत या प्रबंधकीय किफायत क्या है, प्रत्येक फर्म के पास योग्य व कुशल प्रबंधक होते हैं। प्रबंधक जिसे हम मैनेजर बोलते हैं या फिर उद्यमी होते हैं। प्रत्येक फर्म जो ये योग्य और कुशल प्रबंधक होते हैं, प्रत्येक जिन फर्मों का आकार बड़ा होता है, काम करने के लिए इन प्रबंधकों को आसानी से रोजगार दे सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो प्रबंधक के कारण विशिष्टीकरण या फिर निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक या फिर मैकेनिकल यंत्र, निर्णय लेने के लिए कंप्यूटर जैसे बोल सकते हैं हम, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक या मैकेनिकल यंत्रों का प्रयोग करके या मैकेनिकल यंत्रों में वृद्धि करके ये बचत प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो प्रबंधक होता है वो विशिष्टीकरण की नीति अपनाता है। विशिष्टीकरण के अंतर्गत क्या है, प्रत्येक कर्मचारी जो अपने काम में निपुण है उसे वही काम करना होता है। तो प्रबंधक के पास कई विभाग होते हैं, क्या ज्यादा विभाग। तो प्रबंधक क्या करता है, प्रत्येक विभाग में एक एक्सपर्ट जिसे हम विशेषज्ञ कहते हैं उसको नियुक्त कर देता है, और विशेषज्ञ क्या अपने पूरे विभाग की अच्छे से देख रेख करता है। मान लीजिए कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर विभाग में कंप्यूटर से संबंधित विशेषज्ञ नियुक्त कर दिया जाएगा, और वह क्या कंप्यूटर विभाग की पूरी देख रेख करेगा। ऐसे में क्या उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन फर्म की जो लागत है कम हो जाएगी, और प्रबंधक का खर्चा बोल लो या फिर लागत कह सकते हैं, वो क्या है कम हो जाएगी। उसके बाद है नंबर 3, वित्तीय किफायतें। वित्तीय किफायतें, फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण उसकी साख में वृद्धि हो जाती है, और साख में वृद्धि होने से क्या है, उसे ब्याज की कम दर पर, जब फर्म का आकार बढ़ जाता है तो उसे ब्याज की कम दर पर धन प्राप्त होने लगता है ज्यादा मात्रा में। तो उसका जो क्या है उत्पादन क्रिया से संबंधित कार्य अब नहीं रुकता। अगर किसी भी फर्म का काम रुकता है तो वो क्या है धन के बगैर रुकता है। तो अगर फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा
तो धन होने के बावजूद वह क्या अच्छे कर्मचारी लगा सकती है, अच्छी मशीनें ला सकती है, तो ऐसे में क्या इसका उत्पादन कार्य नहीं रुकेगा, तो इसका लाभ केवल बड़ी फर्मों को प्राप्त होगा, छोटी फर्मों को इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4, श्रम संबंधी किफायतें। श्रम संबंधी किफायतें या श्रम संबंधी बचतें। तो क्या है, एक बड़ी फर्म को श्रम संबंधी बचतें भी प्राप्त होती हैं। इसके अंतर्गत क्या है, विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन संभव हो जाता है। और विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन के अंतर्गत क्या है, एक श्रमिक को केवल एक ही कार्य को करना होता है, जिससे वह अपने काम में पूरी तरह से निपुण हो जाता है। तो ऐसे में क्या, वह अपने काम में जब निपुण हो जाता है तो न उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत, तो ऐसे में क्या, ट्रेनिंग, औजार और समय तीनों की बचत होती है, क्योंकि जो अपने काम में निपुण है उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती, और जरूरत न होने के कारण ऐसे में क्या, समय की बचत होती है, और समय की बचत के कारण इन श्रमिकों पर खर्च किया जाने वाला जो रुपया पैसा है वो बच जाता है। तो इसकी बचत भी क्या है, बड़ी फर्म को प्राप्त होती है जो अपना आकार बढ़ाना चाहती है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5, क्रय विक्रय संबंधी किफायतें। क्रय विक्रय संबंधी किफायतों की बात करते हैं। फर्म का आकार बढ़ जाने के कारण उसे क्रय विक्रय संबंधी किफायतें भी प्राप्त होने लगती हैं। जब फर्म का आकार बढ़ जाता है तो उसे कच्चा माल, जो बहुत ज्यादा कच्चा माल सस्ती कीमतों पर प्राप्त होने लगता है या कम कीमतों पर प्राप्त होने लगता है। और जब फर्म का आकार बढ़ जाता है तो वह क्या, अपना उत्पादन बेचने के लिए कई प्रकार की विक्रय संबंधी बचत प्राप्त करती है, जैसे विज्ञापन के माध्यम से ले सकते हैं। फर्म विज्ञापन के माध्यम से भी अपना उत्पादन कर सकती है, जैसे टीवी में ऐड देकर, मोबाइल फोन में ऐड देकर, अखबारों में ऐड के माध्यम से वह क्या है, अपने प्रोडक्ट अच्छे होने का दावा करते कि मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो अच्छे होने के कारण लोग उनको खरीदते हैं। तो ऐसे में क्या है, उसका जो उत्पादन है बढ़ जाता है। क्या है, उत्पादन बढ़ जाता, लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो बड़ी फर्म होती है क्या करती है, विक्रेता को नियुक्त करती है। प्रत्येक बड़ी फर्म अपना एक विक्रेता नियुक्त करती है, और वह विक्रेता क्या करता है, केवल उसी फर्म का या उसी कंपनी का माल बेचता है जो उसे नियुक्त करती है। तो ऐसे में क्या है, फर्म अपने शोरूम भी लगा सकती है। तो यह भी बचत केवल बड़ी फर्मों को प्राप्त होती है। उसके बाद बात करते नंबर 6 पर, जोखिम संबंधी बचत बोल सकते हो या फिर किफायत कह सकते हो, क्योंकि किफायतों को हम बचत कहते हैं। जब फर्म का आकार बढ़ जाता है तो उसकी जोखिम उठाने की अक्षमता या फिर ताकत बढ़ जाती है। अक्षमता या ताकत बढ़ जाती है तो वह क्या, अपने जोखिम को या तो बाजार के माध्यम से, एक बड़ी फर्म की बात करते हैं, बाजार के माध्यम से, या फिर उत्पादन क्रियाओं के माध्यम से, या फिर गौण या अवशिष्ट पदार्थ का अच्छा प्रयोग करेगी। कुशल प्रयोग, जिसे हम अच्छा प्रयोग कहते हैं, तो उनका कुशल प्रयोग या अच्छा प्रयोग करके या तो जोखिम से बच सकती है या फिर जोखिम को कम कर सकती है। तो ऐसा केवल बड़ी फर्म कर सकती है, छोटी फर्म ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद बात करते हैं हम पैमाने की बाहरी बचतें। तो बाहरी बचतें क्या है? बाहरी बचतें वे बचतें हैं जो बहुत सारे उद्योगों और बहुत सारी फर्मों को एक साथ इकट्ठे प्राप्त होती है। यहां पर लिखते हैं क्या, बाहरी बचतें। तो बाहरी बचतें या बाहरी किफायतें वे किफायतें हैं जो बहुत सारे उद्योग और बहुत सारी फर्मों को क्या है, एक साथ प्राप्त होती है। तो ऐसे में क्या है, अगर कोई एक उद्योग अपना आकार बढ़ाना चाहता है तो इसके आकार बढ़ने के कारण तो दूसरी फर्मों को कुछ लाभ या कुछ बचत प्राप्त होती है। तो इन फर्मों ने क्या, अपना आकार नहीं बढ़ाया, तो आकार या पैमाना किसका बढ़ा,
उद्योग का, तो इसका आकार या पैमाना बढ़ने के कारण लाभ किसको प्राप्त होता? दूसरी फर्मों को। मान लीजिए हम बात करते हैं बिजली के प्रोजेक्ट की। अगर एक क्षेत्र में बिजली का प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो बिजली का प्रोजेक्ट लगाने के कारण इसके आसपास जितनी भी फर्म होंगी, ये फर्म ले लेते, इसके आसपास जितनी भी फर्म होगी तो इस बिजली के प्रोजेक्ट का इन सभी फर्मों को लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बिजली का जो प्रोजेक्ट लगाया जाता है, यहाँ पर क्या है, एक उद्योग अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाना चाहता है, तो इसका लाभ क्या है, बिजली के प्रोजेक्ट का लाभ सभी उद्योगों और सभी फर्मों को प्राप्त होगा जो इसके आसपास है, क्योंकि बिजली का प्रयोग करके वो थोड़ा बहुत ज्यादा लाभ या बचत प्राप्त कर सकती पहले के मुकाबले। उसके बाद देखते हैं बाहरी बचत के प्रकार। तो बाहरी बचतें भी कई प्रकार की। नंबर 1, केंद्रीयकृत बचत, या फिर बोल सकते हो केंद्रीयकरण। किफायत या बचत, किफायत और बचत मैंने आपको बताया था एक बात है। केंद्रीयकृत बचत से विपरीत, जब एक स्थान पर एक साथ कई फर्म स्थापित की जाती है, जब एक स्थान पर एक साथ कई फर्मों की स्थापना की जाती है तो वहां पर क्या, फर्मों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होने लगते हैं, जैसे यातायात से संबंधित, संचार से संबंधित, और फिर बात करें तो योग्य व कुशल श्रमिकों की उपलब्धि। तो इस प्रकार के क्या है, कई लाभ प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि एक स्थान पर कई फर्म होती है तो यहाँ पर क्या, यातायात के साधनों का आना जाना लगा रहता है, तो इन फर्मों को क्या, यातायात से संबंधित लाभ प्राप्त होता, संचार से संबंधित, और फिर क्या है, यहाँ पर अच्छे योग्य कर्मचारी आते हैं तो इसका लाभ क्या, इन फर्मों को प्राप्त होता है, क्योंकि एक स्थान पर ज्यादा फर्म है तो यहाँ पर लोग क्या है, काम की तलाश में जो योग्य कुशल श्रमिक है वहां यहाँ पर आएंगे, तो इसका लाभ क्या है, फर्मों को प्राप्त होगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2, विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण संबंधी किफायतें। तो विकेंद्रीयकरण संबंधी किफायतें क्या है, जब किसी उद्योग का आकार बढ़ जाता, छोटे से उस उद्योग का आकार बड़ा हो जाता है तो इसके जो आकार बढ़ जाने के कारण इसको कई भागों में बांट दिया जाता है, इधर इधर और इधर। मान लीजिए हम ऊन के उद्योग की बात करते हैं, ये ऊन का उद्योग है तो पहले क्या, ये रंगाई बुनाई कटाई का काम करता था, लेकिन अब इसको कई भागों में बांट दिया, रंगाई बुनाई और कटाई। तो जब इसको कई भागों में बांट दिया जाता है तो ऐसे में क्या है, दूसरी फर्मों को काम मिल जाता है। किस फर्म को काम मिल गया, रंगाई का इसको मिल गया, बुनाई का, इसको क्या, कटाई का काम मिल गया। अब तीनों काम अब ये उद्योग नहीं करेगा, अब क्या है, एक फर्म रंगाई का काम करेगी, एक बुनाई का काम करेगी और एक क्या है, कटाई का काम करेगी। तो ये क्या है, विकेंद्रीयकरण से संबंधित किफायत है। जब किसी उद्योग का आकार या जब किसी उद्योग का विकास हो जाता है तो उसको कई भागों में बांट दिया जाता है, तो ऐसे में क्या, फिर जो वो एक साथ कई काम करता था अब क्या, दूसरी फर्म उसको करना शुरू कर देती है। बात करते हैं नंबर 3, सूचना संबंधी किफायतें। सूचना संबंधी किफायतें, जब किसी उद्योग की कई फर्मों को एक ही नगर में स्थापित किया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, वहां पर पत्र और पत्रिकाएं छपना शुरू हो जाती है। और पत्र पत्रिकाएं छपने के कारण क्या होता है, उस उद्योग की वैज्ञानिक व व्यापार संबंधी सूचनाएं या जानकारी इस उद्योग में काम कर रही सभी फर्मों को प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, इन जो छोटी मोटी फर्म उद्योग के अंदर काम कर रही है उनको भी क्या है, लाभ प्राप्त
होना शुरू हो जाता। मान लीजिए हम उद्योग की बात करते हैं, उद्योग में विदेशों में उद्योग से संबंधित होने वाले उत्पादन के तकनीकी या उत्पादन की तकनीक। तो ये पत्र पत्रिका क्या है? जो विदेशों में उद्योग होते हैं और वे क्या है वहां पर काम करते, तो उसकी उत्पादन की तकनीक के बारे में भी सूचना प्रदान करती है पत्र पत्रिकाएं। तो ऐसे में क्या है, इन फर्मों को बहुत कम खर्च पर सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या, सूचना संबंधी किफायतें। तो ये आज हमारा टॉपिक था पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। तो आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या है? जब सभी साधनों का एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में क्या, उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। यहाँ पर 10% बढ़ाया जाता है, यहाँ पर 15% की वृद्धि होती है, इससे ज्यादा यहाँ पर 15% बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर क्या, इससे ज्यादा 25% की वृद्धि होती है। उसके बाद इसके लागू होने के कारण, तो आंतरिक किफायतें और बाहरी किफायतें, तो ये किसके कारण लागू होते हैं? पैमाने की बचत के कारण। तो पैमाने की बचत दो प्रकार की, आंतरिक बचत और बाहरी बचत। तो आंतरिक किफायतें कौन सी? तकनीकी किफायतें, प्रबंधकीय किफायतें, वित्तीय किफायतें, श्रम संबंधी किफायतें, क्रय विक्रय संबंधी किफायतें और जोखिम संबंधी किफायतें। उसके बाद था बाहरी किफायतें, केंद्रीयकरण किफायतें, विकेंद्रीयकरण किफायतें और सूचना संबंधी किफायतें। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो इसी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।